गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्लास 11th के लेक्चर सेकंड में आज बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यानी कि क्लास 11th के लेक्चर 2 में हमें क्या बात करनी है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स भी करीब आते रहे हैं, पढ़ाई कायदे से करते रहिए। एक खास सूचना भी हम आपको लास्ट तक में बता देंगे इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जो आपका जीओसी है इससे रिलेटेड, क्योंकि क्लासेस बहुत रेगुलरिटी में हो नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए हम एक कुछ सोचा है, इसमें और भी एक प्लान है हमारा। देखता हूँ आज हम शाम तक उसको क्लियर कराएंगे, आपको भी बता देंगे क्या है प्लान। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बेटा जीओसी का लेक्चर 2, यानी कि जीओसी के लेक्चर सेकंड में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का वो चैप्टर जहां से ऑर्गेनिक की शुरुआत है। क्लास 11th के लेक्चर सेकंड में हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कि अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें, यानी कि अकरेंस ऑफ कार्बन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आपको याद हो तो जो पीछे लेक्चर हमने पढ़ाया था उसमें हमने अकरेंस ऑफ कार्बन तक पढ़ा दिया था। कार्बन का इंट्रोडक्शन और अकरेंस ऑफ कार्बन का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने फ्री स्टेट्स और कंबाइंड स्टेट के बारे में बातचीत की थी। लेक्चर 1 के अंतर्गत हमने फ्री स्टेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी कि फ्री स्टेट में कार्बन अपने एलोट्रॉप्स के रूप में पाया जाता है बेटा, जहां पर डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमेस्टर, फुलरीन होता है। आज की क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कार्बन इन इट्स कंबाइंड फॉर्म, यानी कि कार्बन जब अपने कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो वो कैसा पाया जाएगा, इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। जब कार्बन अपने कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो कैसा पाया जाएगा, इसी बारे में हम विचार करेंगे, यानी कि आज की क्लास में। हम कहते हैं कि कार्बन जब अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया गया तो वह जब अपने कंबाइंड स्टेट में आया, तो कंबाइंड स्टेट में कैसे आता है? कंबाइंड स्टेट में आने का मीनिंग ये हुआ कि वो हाइड्रोकार्बन्स के रूप में जनरली पाया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो, कार्बन नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो, इस प्रकार से कंपाउंड्स बना रहा था। हम ये देख पा रहे थे कि कार्बन मैक्सिमम केसेस में बेटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहा था, यानी कि कार्बन की कंबाइंड स्टेट के अंतर्गत एक नया टॉपिक हमारे सामने आता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो अभी इस वक्त हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन नया चैप्टर नहीं है, दूसरा वाला चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, हाइड्रोकार्बन तो एक चैप्टर है। यहां पर हमें हाइड्रोकार्बन के रूप में जो उपयोगी चीजें हैं बस उतना पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग सीधा आईपीएससी नोमेनक्लेचर में कूद पड़ेंगे। तो आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास का जो टॉपिक है मेन जीओसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है कार्बन इन इट्स कंबाइंड स्टेट। It means that we have to study the topic hydrocarbon in general organic chemistry। कहते हैं कि जीओसी के अंतर्गत यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन की कंबाइंड स्टेट हाइड्रोकार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक टर्म हाइड्रो है और दूसरा टर्म कार्बन है। बेटा हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि जब हाइड्रोजन और कार्बन किसी कंपाउंड में पाए जाएंगे तो उसे हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें पाई जाती हैं वह हमारा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। यानी कुल मिला जुलाकर हम ये समझ पाएं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। बात तो यहां तक ठीक हो गई। सर हाइड्रोकार्बन की बात समझ में आ गई, अब हम हाइड्रोकार्बन में आगे क्या बात करने वाले हैं जरा गौर करिएगा। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम जो अगली बात करेंगे वह हमारी बात क्या होगी, इसके बारे में हम विचार करते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो हमारी अगली बात होगी वो बेटा ये होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो हमने समझा दिया, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। उससे पहले कि हाइड्रोकार्बन का एक दो एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, जैसे कोई अगर ना समझ पा रहा हो तो वो ये जाने कि हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे आपको, क्या आपको समझाएंगे, क्या आप समझ पाएंगे, इस बारे में जब हम आपको बताएंगे। हम ये पढ़ते हैं जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ये सभी क्या होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो शायद ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। अगर ये बात आपके पल्ले पड़ गई है यानी समझ में आ गई है तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में।
देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हम हाइड्रोकार्बन को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जरा गौर करिएगा, ये हाइड्रोकार्बन है आपका। इस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेहद अमूल्य बात यह है कि हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अभी हम हाइड्रोकार्बन का वही क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाने चल रहे हैं जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, क्योंकि अभी हमारे लिए वही क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जब हम मेनली हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे तो हम आपके यहाँ बड़ा वाला क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, जिस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम जीओसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन में इतना तो पढ़ पाएं जिससे कि हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्लास 10th के हाइड्रोकार्बन को अभी आपको समझा रहे हैं। जब हाइड्रोकार्बन समझ में आ जाएगा तब हम हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको दिखा देंगे, जहां पर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आदि चीजों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जहां पर बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हाइड्रोकार्बन के इस क्लासिफिकेशन में हम सिंपल सी बात करते हैं, एक एलिफेटिक की बात कर लेते हैं और एक एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। हम एक पार्ट में ये पढ़ते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे पार्ट में हम पढ़ लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक में क्या होता है, ये तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन का। आप इसको ऐसे भी आप जानते रहिए, लेकिन इसको जो हम बताएंगे ये तो आपका मेन क्लासिफिकेशन होगा जब उसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब हम 10th में हुआ करते थे तो 10th में हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। यानी कि 10th में जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते थे वो हमारा हाइड्रोकार्बन कुछ इस प्रकार से होता था। यानी कि जो 10th में हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ाया जाता था उसके बारे में जरा पहले डिस्कस करते हैं। 10th में जो हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया बेटा, उसमें दो तरह के हाइड्रोकार्बन की बात करते थे। एक हमारा होता था ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि जहां पर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, और दूसरा जो पार्ट इसका बनता था वह हो जाता था क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। यानी कि एक हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर होता था और दूसरा हमारा क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता था। तो बेटा हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर को दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। किसी को स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो बेटा तो आप इसको कम कर लेना और पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास समय और सिलेबस दोनों को ध्यान में रख करके हमें चलना होगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमने इसके दो पार्ट किए, एक सैचुरेटेड हो गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सेम टू सेम कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या समझते हैं, ये जो साइक्लिक सैचुरेटेड जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसके अंतर्गत हम एल्केन की बात करते हैं, और जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बच्चे, इसके अंतर्गत हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। यानी एक एल्कीन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। इसी तरह से क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स हैं तो इसके भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम साइक्लिक सैचुरेटेड के नाम से जानते हैं बच्चे, और दूसरे पार्ट को हम साइक्लिक अनसैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। अगर आपको याद हो तो यही पोर्शन आपको क्लास 10th में पढ़ाया जा चुका था। ये भी जानते रहिए कि अगर ये नहीं आता होगा तो फिर आपके लिए ये एक बड़ा सोचनीय विषय हो जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी ना होने पर आपको आईपीएससी नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है। ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब जब कार्बन कार्बन से ऐसे सिंपल सा जुड़ता चला जाए तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अगर किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को ऐसे पकड़ करके क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों एंड को पकड़कर अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। बेटा इधर देखो, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन पढ़ते हैं। तो सर सैचुरेटेड क्या होता है, यानी कि हम ये कहते हैं सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि हमने देखा कि एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड कंटेनिंग था, एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड था, तो इसीलिए हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग था, इसलिए इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्लोज चेन स्ट्रक्चर में सेम टू सेम बात हुई, एक हमारी साइक्लिक सैचुरेटेड है, दूसरा साइक्लिक अनसैचुरेटेड है। बेटा साइक्लिक सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लिक सैचुरेटेड,
डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लिक अनसैचुरेटेड। कहें सर हाँ ठीक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, हम कैसे पढ़ेंगे? हम बेटा एक एक पोर्शन को आपको आगे पढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिएगा हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं और कैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए इसके बाद आया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं, जरा गौर करिएगा, हमने अभी आपको समझाया कि सैचुरेटेड हम क्यों पढ़ पा रहे हैं। तो हम कहते हैं सैचुरेटेड के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हमने आपको पढ़ाया था पहले भी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत हम इसमें किसका एग्जाम्पल लेते हैं, एल्केन। यानी जितनी भी एल्केन होती हैं ये क्या होती हैं, एल्केन सभी सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। सर आपको कैसे पता कि एल्केन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं? और दूसरी चीज, अगर ये होते हैं तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या केसेस जिनके अंतर्गत आएंगी उसके बारे में हमें कुछ बताइए ना, हम आपको समझाएंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसमें केवल एक बात और जान लीजिए, जितने भी एल्केन होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अभी जो हम क्लासिफिकेशन समझा रहे हैं इसमें हम केवल ये समझा रहे हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, ठीक है। अभी थोड़े वक्त के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग क्यों कहते हैं, इसे डबल क्यों कहते हैं, ट्रिपल क्यों कहते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तब तक के लिए इंतजार करें। देखिए इसी के बाद दूसरे नंबर पे आया बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिक्र आपसे करें तो हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं इसके अंतर्गत एल्कीन आता है और दूसरा इसके अंतर्गत क्या आएगा, एल्काइन आएगा। तो एल्कीन और एल्काइन दो बात हो गई। एल्कीन बेटा डबल बॉन्ड कंटेनिंग होता है और एल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होता है। यानी कि जब हम एल्कीन का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में यह सवाल आता है कि एल्कीन डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन को कहते हैं और एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन होता है। यानी जैसे कार्बन है कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है, पहले भी लग सकता है बाद में भी लग सकता है। और एल्कीन के अंतर्गत क्या होता है, कहीं पर एक जगह डबल लग सकता है। तो इस तरह की भी कंडीशन हम देख पाएंगे। तो ये हो गया एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n था, CnH2n+2 था, वैसे एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। अब आपके जहन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि सर ये CnH2n है क्या, N क्या है इसमें, इसे CnH2n क्यों कहा जाता है, यह किसी का जनरल फॉर्मूला कैसे बन जाता है? अगर हम इसके बेसिस पर किसी एल्केन का नाम लिखना चाहें तो क्या हम लिख पाएंगे? इस बेसिस पर क्या किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जा सकता है? इस तरह के तमाम सवाल जहन में आते हैं जो आपको डुबो जाते हैं। मत घबराइएगा, हम तो जीवित हैं ना, हम अभी आपको सिखाएंगे इसके जस्ट आगे कि n की वैल्यू 1 2 3 4 कैसे पुट करते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए एल्कीन एल्काइन की इसी के साथ कहानी समाप्त करते हुए हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अगर कोई कार्बन की चेन है बेटा, कार्बन की चेन अगर हमें कोई भी दे दी जाए, यानी कि हमने ये कहा कि कार्बन अगर ऐसे दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सी चीज आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद बेसिक का पूरा मौका खत्म हो जाएगा और फिर एक ही लेक्चर अपलोड करेंगे लगभग 2 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास, जिसमें पूरी आईपीएससी नेमिंग आज की डेट में हम पढ़ा देंगे। आज शाम तक के लेक्चर हम आपको अपडेट कर देंगे, कोशिश हमारी यही है। देखिए कितना सफलता मिलती है। ये देखिए आप इन दोनों जो बॉन्ड इधर रखे हुए हैं इनको आप क्या करेंगे, पकड़ करके जोड़ देंगे। जब आप इनको पकड़ करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कार्बन यहां से जाकर के अटैच हो जाएंगे। ऐसी केस में ये बॉन्ड हमारा टूटेगा, ये भी बॉन्ड हमारा टूटेगा, लेकिन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों कार्बन कुछ इस प्रकार से जाकर के जुड़ जाते हैं और इसे हम पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। यानी कि जब कार्बन की एक ओपन चेन
में पाए जाने वाले कार्बन एटम्स आपस में साइक्लिक फॉर्म में इंटरलिंक होकर के आ जाते हैं तो वह साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, उसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत पढ़ते हैं। शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर हो रही हो तो हम इसके और आगे चलते हैं। देखिए, अब आ गया साइक्लिक सैचुरेटेड। हमने कहा था कि ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है बेटा, हमने अभी आपको बताया कि ये होता क्या है। कहें हाँ सर समझ में तो ये आ गया। हमने कहा कि अगर आपको ये पता हो गया है कि ये क्या होता है तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए किसके क्लासिफिकेशन में अभी आपने पढ़ा था। क्या एक साइक्लिक सैचुरेटेड पढ़ा था ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था साइक्लिक सैचुरेटेड, और दूसरा क्या पढ़ा था, साइक्लिक अनसैचुरेटेड, यही पढ़ा था ना। तो एक साइक्लिक सैचुरेटेड पढ़े थे बेटा, दूसरे क्या पढ़े थे, साइक्लिक अनसैचुरेटेड। तो साइक्लिक सैचुरेटेड के अंतर्गत हमें क्या पढ़ाया जाएगा, हमें साइक्लोएल्केन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड है इसके अंतर्गत बेटा हमें क्या पढ़ाया जाता है, बेंजीन के बारे में पढ़ाया जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और ये साइक्लोएल्केन जो होगा इसका फॉर्मूला समय आने पर बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए चलते हैं हम साइक्लिक सैचुरेटेड की तरफ। देखिए बेटा, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अगर हम इसके बारे में आपको समझाते हैं तो हम क्या बताते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। हमारा एक छोटा सा सवाल है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड इज इक्वल टू 3, यानी कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, क्योंकि 3 होंगे तभी ट्रायंगुलर शेप का एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। इसका मतलब इन 3 कार्बन की मदद से हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। ये देखिए, अब 11th में आप हैं तो इन सब चीजों से वाकिफ तो होंगे। ये स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये सर क्या है, ये सब सींग है, एक कार्बन के 2 सींग नहीं है, सींग नहीं है बेटा, ये बॉन्ड है। कुछ लोग, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था यही सवाल, क्या पूछा था कि सर जो आप ऐसे लगाते हैं ये है क्या, यानी कि इस कार्बन के पास ये जो ऐसे लगा देते हैं ये क्या है, बॉन्ड है, डंडा है, माइनस का साइन है, क्या है सर। बॉन्ड तो उसको समझ में नहीं आया, उसको लगता था कि ये माइनस है। कहें सर हर कार्बन से हर कार्बन को घटा दे रहे हैं तो 0 हो जाना चाहिए। यही होता है बेटा, जब नॉलेज अगर कहीं कम होगी तो ऐसी कंडीशंस बन जाती है। अब आप ही सोचिए कि उस समय मैं क्या सोचा हूंगा अगर आप 11th में होकर के अगर ऐसा सवाल पूछे होंगे तो। देखिए ये क्या कहलाएगा, इसको हम नाम देते हैं बेटा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो हम देखो इसका नाम साइक्लोएल्केन की तरह से ही देते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिख करके क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन का नाम हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। यही कि कार्बन अगर ऐसे अरेंज होकर के आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ये स्क्वायर की तरह से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। हम कहते हैं जब इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम अगली बात क्या पढ़ते हैं, अगली बात हमारी आ गई बेटा क्या, कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो बात हमें पढ़ाई जाती है वह एक सिंपल सी बात पढ़ाई जाती है, वह है हमारा बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बेटा C6H6, यानी कि जो C6H6 स्ट्रक्चर है इसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ाया जाता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है। अगर हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो हम क्या दूसरे स्ट्रक्चर पे पढ़ते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ लेते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पर इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। चाहे ये स्ट्रक्चर बनाइए, चाहे आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, चाहे इन दोनों को मिलाने के बाद एक आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, आप इसको बना लीजिए गोला। इसका मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम इस तरह से पढ़ लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 हो जाएगा। और इन सभी कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हर कार्बन बनाया है तो एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा।
और इसको हम क्या नाम देंगे, बेंजीन नाम देते हैं। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़े ही सरलतम तरीके से हमें आता है। ये था पूरा का पूरा पोर्शन जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक टॉपिक था छोटा सा जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग, ये टॉपिक कहाँ का था, 10th का। अब हम लोग क्लास 11th के उस पोर्शन पर पहुंचेंगे जहां से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग होगी। ये पूरा का पूरा बेसिक पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया होगा, बेसिक पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फिर बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूं कि आप बड़ा अच्छा करेंगे। और अगर इस पोर्शन में कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होगी बेटा, तो उसके जिम्मेदार आप हो जाएंगे, क्योंकि पीछे का अगर नहीं पढ़े होंगे और आगे का जब हम पढ़ाएंगे तो वो समझ पाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्लास 11th में अगर आप हैं तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितनी बातें बताई गई ये बेसिक चीजें थी जो क्लास 10th से रिलेटेड थी, ठीक है। यही इतना क्लास 10th में 4-5 लेक्चर में पढ़ाया जाता है, आपको 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कराया। अगर बाय द वे इस 2 लेक्चर में किसी को समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम थोड़ी स्पीड में पढ़ाए हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो जाकर के क्लास 10th का लेक्चर ओपन करिए, सेम टू सेम चीजें धीरे धीरे पढ़ाई गई हैं। 4-5-7 लेक्चर के आसपास उसमें है, 2-3-4 लेक्चर शुरू के देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा बिल्कुल अपने आप को वीक समझता हो, जिसको लगता हो कि हम नहीं कर पाएंगे, हम सर आप इतनी स्पीड में पढ़ाते हैं हम नहीं पढ़ पाएंगे, या आपको ये लगता होगा कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है कि हम एक झटके में कैच कर पाएं, तो बेटा मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप इसी यूट्यूब चैनल पर द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और क्लास 10th की जो वीडियोज पड़ी हुई हैं, रेड कलर का थंबनेल लगा हुआ है उस पे, उस थंबनेल को आप ओपन करेंगे, वहां पर आपको मिलेगा क्लास 10th का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। वहां पर हमने इस पूरे पोर्शन को बड़े ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 7-8 लेक्चर के आसपास हो चुके हैं। वो लेक्चर अगर आप देख डालते हैं तो आपको रत्ती भर समस्या नहीं होगी, 100% गारंटी है कि इसके पीछे का पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो जाएगा। रही बात इसके आगे की, क्लासेज कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो नहीं पा रही या कम हो रही हैं क्लास 11th की, इसका हमें अफसोस है, लेकिन इस अफसोस का निदान आज हम ढूंढ लिए हैं। निदान इस अफसोस का यह है कि हम आज शाम के समय पर आपको लगभग 6 से 7 बजे के आसपास फिर से सुनना, एक आवश्यक सूचना है आपके लिए। जिन बच्चों को आईयूपीएससी में अधिक प्रॉब्लम हो रही है या जो बच्चे आईयूपीएससी नेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हम एक वीडियो अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे आपके यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर, जहां पर आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की 1 शॉट वीडियो उपलब्ध करेंगे, जहां पर आप देख पाएंगे पूरा का पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर 1 शॉट वीडियो के अंदर। तो बने रहें, शाम तक का इंतजार करें जिससे कि हम शाम को ये चीज पढ़ सके। आज शाम को वैसे उम्मीद यही है कि हम आपको अपडेट करेंगे और शाम को हम आईयूपीएससी की एक 1 शॉट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। 2 से 3 घंटे के आसपास का वो लेक्चर होगा, आप उसे जरूर देखें, पूरा कंप्लीट देखें, उसमें हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताते दिखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बेहतरीन कोशिश करेंगे हम अपनी, आप भी अपनी बेहतरीन कोशिश करिए जिससे कि हम सब मिल करके इस समाज को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को साक्षर बनाने में सफलता हासिल कर सके। थैंक यू।